तो कल के लेक्चर में, गुड इवनिंग उज्जवल, कल के लेक्चर में हम लोग थे वन डायमेंशनल मोशन विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन, और उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे। डिफरेंशिएशन सीधे होता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, और उसको फाइंड करने के लिए हमें लिमिट चाहिए होती है। और लिमिट का मतलब मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पता कर चलती है ना, तो मुझे किसी जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको हम लिमिट कहते हैं। एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे देखो क्या है। मान लो तुम्हारे पास ना एस टी है, यहाँ पे वी टी है, और यहाँ पे ए टी है। अगर तुम्हें यहां जाना है या फिर यहां जाना है तो फिर डिफरेंशिएशन करोगे, क्यों? और अगर तुम्हें यहां जाना है और इधर जाना है तो फिर तुम इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन अगेन मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन में एक सी आएगा, और सी के लिए फिर तुम्हें लिमिट चाहिए होंगी, ये बोला था कुछ, क्यों? ये हो गया। और एक छोटी सी बात कि मान लो तुम्हें वेलोसिटी टाइम दे रखी है, तुम यहां पर हो, तुम्हें ऊपर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं है? और अगर तुम्हें यहां पे आना है तो फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि एस टी से वी टी पे जाना है, वी टी से ए टी पे जाना है तो डिफरेंशिएशन, ए टी से वी टी और वी टी से एस टी पे जाना है तो फिर तुम्हें इंटीग्रेशन। अब चलते हैं इक्वेशंस हम कौन कौन सी यूज करेंगे। पहले चलते हैं डिफरेंशिएशन में। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, क्यों? ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो डी वी बाई डी टी को मैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी भी लिख सकता हूँ ना, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डी एस कैंसिल हो गया बेटा, डी एस और डी एस कैंसिल हो गया। देखो डी वी बाई डी टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, चेक करो जरा, ये हो गया। और डी एस बाई डी टी को मैं वी लिख सकता हूँ, क्यों? डी एस बाई डी टी को वी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको वी इंटू डी वी अपॉन डी एस भी लिख सकता हूँ, या कह लो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये वाली इक्वेशन हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। देख लो अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में खैर एक तो ये हो ही गया सीधे से कि एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो एस। ये तो एक तो हो ही गया। दूसरा सुनो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी हो गया। देखो
बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो है ds या dx इक्वल टू v इंटू डी टी, ये हो गया। इसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ इक्वेशन। तीसरा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो dv इक्वल टू a dt आ गया। देखो ये हो गया लास्ट इक्वेशन। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, ये और ये, v इंटू डी वी इक्वल टू ए डी एस, v इंटू डी वी इक्वल टू ए डी एस। बताओ इन इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। जो है मिहिका बता बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? देख क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इक्वेशंस लिखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दे बेटा। जो है ये हो गया। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इक्वेशंस 1, 2 और 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं, ds का इंटीग्रेशन s आ जाता है, तुम जानते होगे क्यों? dx का इंटीग्रेशन x आ जाता है, dv का इंटीग्रेशन v आ जाता है, और v इंटू डी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। बताओ ये समझ में आई बात? चलिए बताओ, ds का इंटीग्रेशन h, dx का x, ये हो गया। चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। देखो सबसे पहला है इंटीग्रेशन v dt। अब एक बात बताओ कि इसको तुम तभी इंटीग्रेट कर पाओगे जब v की वैल्यू या तो आइदर कांस्टेंट होनी चाहिए, हाँ समझ में आया बेटा? जो है या फिर फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, तभी तुम इंटीग्रेट कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्यों? ये या तो कांस्टेंट हो, ये तभी इंटीग्रेट कर पाओगे, या फिर फंक्शन ऑफ टी हो तभी इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। जो है इसी टाइप से सुनो, दूसरा है ए डी टी। इसमें बताओ ए को क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट, हाँ, या फिर फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए। और लास्ट में एक और रह गया, ए डी एस। अब बताओ ए को क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एस होना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कि इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या लिमिटेशन है बेटा। जो है इंटीग्रेशन हमारे पास क्या लिमिटेशन है, ये कह लो, ये आ गया। एक बार पूरा मैं एक स्लाइड में लिख दे रहा हूँ सारे फॉर्मूले, देख लेना। सबसे पहला एस को तो चलो एक्स लिख लेना, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा
v इक्वल टू ds बाई dt। तीसरा a इक्वल टू dv बाई dt या v इंटू dv बाई ds। चौथा इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। पांचवा इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। सिक्स्थ इंटीग्रेशन v इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू ds। बताओ कोई डाउट इसमें? बताओ बेटा कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। और इसमें लास्ट में मैंने क्या बताया था कि जैसे ये जो v होना चाहिए या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ t। एक्सीलरेशन के साथ भी यही कंडीशन हो गई। और इसमें भी क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ s। ये होना चाहिए बस इतना। समझ में आ गया? क्लियर है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था उसके हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। बताओ कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बताओ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं बेटा। ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी डन। याद करवा दे रहा हूँ कैसे, देखो बता रहा हूँ सीधे सीधे। जैसे मान लो मैंने कहीं पे x दिया था, ये था मान लो 3t³ माइनस 2t² प्लस 4t माइनस 8 है। ये वहां पे देता नहीं तुम्हें? बताओ जो है, तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाता था? बताओ dx बाई dt। तो ये 90² माइनस 4t प्लस 4 और a इक्वल टू dv बाई dt। इसका मतलब 18t माइनस 4। ये सब हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बताओ याद आया कि नहीं आया? मीका बता बेटा जो है, मीका बता बेटा, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, ये था बस हो गया जो है। क्यों ये लेकिन कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है? ये कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है बताओ? इंस्टेंटेनियस आ रही है। क्यों? हाँ ये आ रही है इंस्टेंटेनियस एट जनरल टाइम t। ये क्या नहीं है, किसी जनरल टाइम t पे आ रही है। अब फिर मैं अलग अलग टाइम पे तुमसे पूछता हूँ, मतलब 2 सेकंड पे पूछता हूँ, 3 सेकंड पे पूछता हूँ, तो तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और एवरेज के लिए फिर फॉर्मूले यूज करते हैं, तुम्हें याद होगा। जैसे एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होता था x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम। और अगर आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता था। इसका मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ये कह दो। इसमें बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज एक अलग चीज हो गई, इंस्टेंटेनियस एक अलग चीज हो गई। इंस्टेंटेनियस में भी किसी जनरल टाइम टी पे वैल्यूज अलग हो गई और फिर उसमें टी की अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी तुमने जो है, तो फिर तुम्हें बिल्कुल वो निकल गया। समझ गए ना? ये तो मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे जा रहा हूँ, राइट? अच्छा वो बेसिक चीज याद रखना,
बेसिक चीज क्या है कि 1D मोशन पढ़ रहा हूं अभी मैं, तो मैं वेक्टर लिबर्टी ले रहा हूं। इसका मतलब वेक्टर के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। वो बेसिक चीज मत भूलना, समझ गए ना? बेसिक चीज मत भूलना कि अभी तक हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो मैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन प्लस और माइनस से उसको रिप्रेजेंट करो, ये कर लो, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। अब चलते हैं एग्जाम्पल 1। पहले तो सिंपल कुछ प्रूफ ही कर लेते हैं। आपको एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और वो ए दिया हुआ है, तो मेक VT एंड AT इक्वेशंस, ST इक्वेशंस। सॉल्यूशन देखो, तुम्हें याद है एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ध्यान रखना बेटा। वो चीज मत भूलना। अब सुनो, A इक्वल टू dB/dt, therefore dB इक्वल टू A dt, लेकिन A को कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, हाँ मैं dB इक्वल टू A बाहर लेके dt लिख सकता हूँ? ये बताओ बेटा, A को बाहर लेके लिख सकता हूँ। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये बताओ dB का इंटीग्रेशन V हो गया, dt का इंटीग्रेशन T हो गया, लेकिन CV तो कुछ लगाएगा कोई बेटा? ये बता, जब भी इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? बता। ये होता, जब भी इंटीग्रेशन होगा तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा कि नहीं आएगा? उज्जवल बता बेटा, जो है C आएगा कि नहीं आएगा? बता जो है, ये हो गया। अब C कैसे निकलेगा देखो, ये बताओ कि एट t इक्वल टू 0 जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम u बोलते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, t इक्वल टू 0 पे जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम u बोलते हैं। तो जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखना, t को 0 रखो और v को u रखो, तो जरा देखना c की वैल्यू u आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, c की वैल्यू u आ रही है ना? तो c की जगह u रख के देखो, तो इसका मतलब वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ गया, जरा बताओ जो है। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस AT आ गया। समझ में आ गया? ये तो VT इक्वेशन बनी। ये हो गया। अब चलते हैं ST इक्वेशन। V इक्वल टू DS/dt होता है, क्यों? तो इसका मतलब DS इक्वल टू V इंटू dt हो गया, और V हम कितना निकाल चुके हैं? U प्लस AT इंटू dt निकाल चुके हैं, ठीक? तो इसको थोड़ा तरीके से अगर मैं लिखूं तो जरा देखना, DS इक्वल टू U तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है क्योंकि, dt प्लस A
टी इंटू डी टी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। इक्वेशन देखो जरा मिही का देख बेटा, इक्वेशन ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी बता जो है। ds इक्वल टू ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो। हाँ, ds का इंटीग्रेशन s, dt का इंटीग्रेशन t, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। लेकिन c तो लगा ही देते हैं जो है। c तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब सुनो, c कैसे निकालते हैं ये बताओ। t इक्वल टू 0 पे मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 लिख दूं? हाँ, ये तो t इक्वल टू 0 पे मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 लिख दूं? बताओ जो है, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट को 0 लिख दूं, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जो है। देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? तो फाइनली s कितना आ गया बेटा जो है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग कैसे वेलोसिटी पे पहुंचे, और फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके फर्दर फिर हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचे। ये एक पुराना थोड़ा सा एग्जाम्पल रह गया था, पहले उसको कर देते हैं फिर और एग्जाम्पल करो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो तुम्हें 0 से लेके t तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। अब सुनो, एवरेज वेलोसिटी का मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों नहीं होता? एवरेज वेलोसिटी का एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर डिस्प्लेसमेंट का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टाइम। तो जरा देखना ये आंसर आ गया, बस u प्लस हाफ ए टी आ गया आंसर। समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा ये बताओ जो है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हमें 0 से लेके t तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। तो इसको मतलब u प्लस हाफ ए टी। ठीक है, अब मैं जो अगला एग्जाम्पल करने जा रहा हूं उसको बेटा अच्छी तरीके से देखना तुम लोग हैं, उसमें थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होगी। उसमें होगी मैथ्स इन्वॉल्व। एक मिनट है बेटा। वो क्या है सुनो, वन डी मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी ये तुमने वी नॉट दे दी इसको, और इसमें एक रिटार्डेशन है, ये प्रपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है।
अच्छा, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v का मतलब ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है रिटार्डेशन भी कम होता जा रहा है। ये पहले बताओ, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ये बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। इसका मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है वैसे वैसे रिटार्डेशन भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे शुरुआत में बहुत वेलोसिटी थी तो रिटार्डेशन भी बहुत ज्यादा था, फिर वेलोसिटी कम हुई तो रिटार्डेशन भी कम हो गया, फिर वेलोसिटी और कम तो रिटार्डेशन और कम हो गया। ये है, कह लो जो है। और इसका एक्चुअल जो है, हाँ हाँ, और इसका एक्चुअल रिटार्डेशन ये ऐसे दे रखा है -r/v, ये दिया हुआ है। r एक कांस्टेंट है। नेचर समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ, बताओ इसका नेचर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, माइनस क्यों लगा रखा है वो समझ में आ ही रहा होगा बेटा जो है। क्यों माइनस मैंने क्यों लगाया हुआ है? रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? ये नेचर हो गया इसका जो है। तो अब तुम्हें पहले पार्ट में क्या निकालना है? एक तो निकालना है कि वी टी इक्वेशन निकालनी है, क्या होगी। दूसरा, टोटल टाइम निकालना है व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स। सी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है बिफोर स्टॉपिंग। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी थी और रिटार्डेशन तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल दिया था। इसका मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे रिटार्डेशन भी कम होता जा रहा है, और एक्चुअल तुम्हें दिया हुआ -r। तो एक तो vt इक्वेशन निकालनी है, और टोटल टाइम निकालना जब पार्टिकल रुकेगा, और टोटल डिस्टेंस निकालनी है रुकने से पहले वो कितनी ट्रेवल करेगा। मी का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बेटा जो है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता जो है, मी का क्वेश्चन बेटा देख, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में जितना मैं वो दे सकता हूँ, बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है। ये हो गया। अब सबसे पहले चलते हैं बीटी क्वेश्चन। देखो, रिटार्डेशन ए इक्वल टू -rb। बताओ ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? रिटार्डेशन ए इक्वल टू -rb, और ये बताओ ए को मैं dv/dt भी तो लिख सकता हूँ। बताओ ए को मैं dv/dt लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो जो है ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब dv/v इक्वल टू -r, ये तो कांस्टेंट है ना, इसलिए dt लिख लिया। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसमें भी कुछ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, लिमिट्स भी कभी कभी ना कैसे रखी जाती है बेटा, देखो ध्यान से देखो। ये बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले बताओ लिमिट्स कैसे रख रहा हूं मैं, देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी को हमने v लेट किया है, और यही तो निकालना है मेरे को।
लिमिट समझ में आई? बताओ पहले ये बताओ बेटा जो है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v0 थी और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v है। अब एक बात बताओ, 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln v होता है, नहीं है? 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v होता है। तो ये हो गया ln v। लिमिट्स हो गई v0 से v इक्वल टू -r। dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, लिमिट्स 0 से t। बताओ, ये बताओ समझ में आया बेटा? ये बताओ जो है, ये हो गया। अब मैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख रहा हूं, दोनों तरफ लिख रहा हूं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जरा देखना, ये बना ln v माइनस ln v0 इक्वल टू -r t माइनस 0। बताओ कोई डाउट? बताओ, ये क्लियर हो गया ना? अब मुझे ये बताओ, इसको तुम्हें याद है ln v/v0 लिख सकते हैं, और ये -rt आ गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log e बेस v/v0 इक्वल टू -rt। और उसके बाद तुम्हें याद है मैंने बेटा ऐसे बताया था कि इसका मतलब जो v/v0 होगा वो e की पावर -rt होगा। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, लॉग में बताया था ना मैंने, तुम्हें याद होगा बेटा जो है, इसका मतलब v/v0 की वैल्यू क्या होगी? e की पावर -rt होगी। तो फाइनली v कितना हो गया? बताओ जो है, v इक्वल टू v0 e की पावर -rt हो गया, बस हो गया। तो ये जरा देखना, ये vt इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बताओ, ये vt इक्वेशन बन गई, बस हो गया। ये वाला बेटा, ये बता, ये वाला स्टेप या उसके बाद वाला? ये बता, इस स्लाइड में स्टेप क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है बेटा? ये बता पहले। ठीक है, इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कौन सी फोर्थ लाइन? ये बता। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। हाँ, एक बात बता, ln का मतलब log होता है ना बेटा? ln का मतलब log e बेस नहीं होता? पहले ही बता बेटा जो है, ln का मतलब log e बेस ये हो गया ना बेटा जो है, ये हो गया। अब तू log की प्रॉपर्टी याद कर, मैंने तेरे को ऐसे दिया था ना, log a बेस b इक्वल टू c अगर हो, देन मेरे ख्याल से मैंने लिखाया था, तुम्हें याद होगा तुम्हें, कि जो b होगा वो a की पावर c होगा। ये लिखा था या नहीं लिखा था बेटा? ये बता। ये मेरे ख्याल से लॉग में मैंने बताया होगा, तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था बेटा जो है? तो बस अब उसको देख ले बेटा, ये हो गया, ये कह ले। तो फाइनली वीटी इक्वेशन ये बन गई। अब जरा ये बताओ कि तुम्हें इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली कम होगी? ये बताओ, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस याद आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताओ बेटा जो है, याद आ रही है ना? v इक्वल टू v0 e की पावर -rt। इसका मतलब जो वेलोसिटी है विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो अगर मैं बाय द वे v और t ग्राफ बनाऊं, ये v है, ये t है, तो वो एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी, बस हो गया, ऐसे होती जाएगी, यहां से v0 से ये। वैसे हमारा ए पार्ट का आंसर तो यही था, बस हो गया। वो तो ग्राफ में समझाने के लिए बना रहा था,
मैंने सिर्फ तुम्हें वीटी इक्वेशन के लिए बोला था, क्यों? ये आंसर ए पार्ट का ये था। बी पार्ट का आंसर बता सकते हो क्या होना चाहिए बेटा? मैंने तुमसे कहा कि वेलोसिटी कब जीरो होगी, कितने टाइम के बाद जीरो होगी बताओ? वेलोसिटी कितने टाइम के बाद जीरो होगी बताओ? बी पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कितने टाइम के बाद जीरो होगी? नो, बी पार्ट का आंसर होना चाहिए टी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों बताओ? इन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन, in exponentially decreasing equation वैल्यू कब जीरो होती है बताओ? वैल्यू इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ बेटा, ये बताओ। याद आया कि नहीं आया बेटा बताओ जो है। वैसे भी तुम इस वाले में इक्वेशन में देख लो ना, इस वाली इक्वेशन में याद करो, जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तब वेलोसिटी टेंडिंग टू क्या होगा बताओ? जो है जीरो होगा जो है। मिहिका बेटा बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली कम होती है, अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली कम होती है तो उसकी वैल्यू जीरो कब आती थी? याद कर जो है, जब एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम पढ़ रहे थे, वो इन्फिनिटी टाइम पे जीरो आती थी। एनडी बता बेटा, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? एनडी बता बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें जो है? ये हो गया खेल। अब चलते हैं सी पार्ट। टोटल डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। नहीं नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो इनफाइनाइट नहीं आएगा। समझ गया ना? ये मजे की बात है कि वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अब उसको बताता हूँ ना कैसे, देख मैं बताऊँ तेरे को। जैसे मैंने तेरे को आज 100 रुपये दिए, फिर तेरे को 50 रुपये दिए, फिर 40 रुपये दिए, फिर 10 रुपये दिए, फिर 1 रुपया, फिर अठन्नी, चौवन्नी, 1 पैसा, आधा पैसा, तो ये करता जाएगा तो मैं देता जाऊंगा, इनफाइनाइट टाइम तक देता जाऊंगा। लेकिन मैथमेटिकली अगर तू देखेगा तो तेरे पास पूरा ना पैसे इनफाइनाइट नहीं हो जाएंगे बेटा जो है, फिर तो तू करोड़पति हो जाएगा, अरबपति, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा जो है। वो भी समझ में आ रहा है तेरे क्या है बेटा जो है, कि मैंने आज 100 रुपये दिए, फिर 50 रुपये दिए, फिर 40 रुपये दिए, फिर 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, 1 रुपया, 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, तो ऐसे में देता रहूंगा तेरे को, इनफाइनाइट टाइम तक देता रहूंगा। लेकिन तेरे पास इनफाइनाइट पैसा नहीं होगा जो है, जो तू सोचे कि मैं करोड़पति अरबपति बन गया, सर तो रोज मेरे को पैसे दे रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक देते रहेंगे और मैं अरबपति बन जाऊंगा जो है। तो ये भूल जाना बेटा जो है, तू ये समझ ले। ठीक, हाँ। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की ना दो मेथड्स हैं। मेथड वन, पहले सिंपल वाली मेथड बता देता हूँ। हाँ वही 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 लास्ट वो हो जाएगा ना, मैं बिल्कुल छोटा छोटा देता रहूंगा जो है, ये कह लीजिए। टाइम लेकिन इनफाइनाइट तक दे रहा हूँ, कहूँगा बैठ तू, चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ बैठे रहा, इनफाइनाइट टाइम तक बैठे रहा गोपी, तेरे को देता रहूंगा मैं जो है। ठीक, लेकिन वो इतना माइन्यूट दूंगा कि तेरे को पता ही नहीं चलेगा। अब सुन, मेथड वन क्या है ये बता। आर को मैंने -r/v लिखा था, लेकिन इस ए को मैं v इंटू dv/ds भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं बता? बता, a इक्वल टू -rv को ये भी लिख सकता था मैं। अब v से हो गया v कैंसिल, तो यहां से जो आया वो आया dv इक्वल टू -r/ds आया। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी की लिमिट्स में v नॉट से जीरो कर रहा हूं,
और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से लेके टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। बताओ ये लिमिट समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ये लिमिट समझ में आई कि नहीं आई? वेलोसिटी की लिमिट्स तो हो गई v नॉट से लेके 0 तक, और जो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है वो 0 से लेके टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब ये बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, लिमिट हो गई v नॉट से 0 इक्वल टू माइनस आर। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s, 0 से टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? अब तुम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो। क्यों? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लेफ्ट साइड में क्या है देखो, 0 माइनस वी नॉट, हाँ, इक्वल टू माइनस आर एस टोटल माइनस 0। तो इसका मतलब माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस आर इंटू एस टोटल आ गया। तो यहां से देखना एस टोटल कितना आ गया, वी नॉट अपॉन आर आ गया। बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सिंपल इंटीग्रेशन है, बस हो गया, ये कह लेना। ये तो मेथड 1 आ गया। अब चलते हैं मेथड 2। ये बताओ मैं v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर टी, ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग। अब मैं इस v को ds बाई डी टी लिख सकता हूं? पहले ये बताओ, बताओ बेटा, इस v को बताओ ds बाई डी टी लिख सकता हूं मैं? ये हो गया। अब सुनो, ds इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर टी इंटू डी टी। अब बताओ ये समझ में आया? क्लियर हो गया ना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिमिट रखते हैं, देखो वी नॉट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया मैंने, ध्यान रखना बेटा, जो है वी नॉट कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब देखो टाइम की लिमिट तो हुई 0 से लेके इनफाइनाइट तक। बताओ टाइम की लिमिट समझ में आ रही है बेटा? 0 से लेके इनफाइनाइट तक टाइम की तो ये हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हो गई 0 से लेके एस टी तक। बता देना हाँ अगर इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो बेटा, जो है बताओ। ये हो गया। अब ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ? s। क्यों? ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ? s, जीरो से लेके एस टी इक्वल टू वी नॉट, तो एज इट इज है। अब देखना दूसरा इंटीग्रेशन, देखना e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर लीनियर फंक्शन हो तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता था इंटीग्रेशन में। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बताओ, जो है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर वो x में लीनियर हो तो फिर x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता था। तो आप ये देखो यहां पे जो माइनस आर टी है, यहां पे जो माइनस आर टी है ये लीनियर है, और t का कोफिशिएंट माइनस आर है, तो माइनस आर नीचे आ जाएगा, और फिर e की पावर x का e की पावर x ही होगा। तो ये कितना हुआ देखो, ये हो गया v नॉट अपॉन माइनस आर।
और e की पावर माइनस आर टी ही हुआ, और लिमिट हो गई 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटीग्रेशन में बता देना बेटा, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब तुम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख रहे हो, तो ये देखो s टोटल माइनस 0 इक्वल टू v नॉट अपॉन माइनस आर, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। समझ में आया? एनडी बता बेटा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। अब तुम्हें याद है e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता था? ये कभी लिखा था हमने, बताओ e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता था बेटा, ये बताओ। 0। और e की पावर 0 कितना होता था? 1, है ना? तो जरा देख, लेफ्ट हैंड साइड में एस टी आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ गया? वी नॉट अपॉन माइनस आर, और ये आ गया 0 माइनस 1। अल्टीमेटली तुम्हें दिख रहा होगा एस टोटल, ये यहां से भी कितना निकल के आया? वी नॉट अपॉन आर के इक्वल आ गया। ये कह लो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक, ये है। अब यहां से एक कंक्लूजन भी निकालते हैं जो आगे फिर हमारा बहुत काम आएगा बेटा, जो है सुन लो। उसी को वर्ड्स दे दे रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। कंक्लूजन मतलब जो हमने किया है ना, उसी को मैं वर्ड्स दे दे रहा हूं, ध्यान रखना। 1D मोशन हो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हो, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो, और एक्चुअल रिलेशन माइनस आर वी के इक्वल हो, ये अगर हो देन वेलोसिटी कैसे डिक्रीज करती है? एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये बस मेन ध्यान रखना कि इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ये है क्या। इसका मतलब v वर्सेस t अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ऐसा बनता है, समझ गया बेटा? ये हो गया, ये v नॉट है, और v की इक्वेशन क्या बनती है? v नॉट e की पावर माइनस आर टी, ये होती है। और v 0 कब होगा? t इक्वल टू इनफाइनाइट में। तो ये रिजल्ट बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा बेटा, बताओ जो है ये आगे चल के हम बहुत 11th-12th में कहीं बीच बीच में आती रहेंगे बेटा ये चीजें, कि 1D मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हो, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो एक्सपोनेंशियली कम होगी, और वो इस टाइप से बनेगा। ये क्या, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगेन 1D मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
और इसका जो एक्सीलरेशन है ए। अच्छा 1D मोशन चलो ये भी कर लो, अलोंग एक्स एक्सिस कर दे रहा हूँ। हाँ तो ये C1 माइनस C2 एक्स के इक्वल है। तो इसका पोस्टमार्टम करना है जो है, तो सुनो इससे हम क्या क्या चीज सीखते हैं, ध्यान से देखना। गोपी तेरे लिए तो पोस्टमार्टम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू डॉक्टर बनने जा रहा है ना। तो किसी भी चीज का पोस्टमार्टम तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उज्जवल उज्जवल के पोस्टमार्टम उतना भले ही काम नहीं आएगा, लेकिन तेरे पोस्टमार्टम बहुत काम आएगा बेटा जो है। तो सबसे पहली बात देख, जिस नेचर का एक्सीलरेशन होगा उसी नेचर का फोर्स भी हो सकता है ना। एक्सीलरेशन एंड फोर्स एक तरीके से सेम नेचर के नहीं होंगे बेटा, ये बताओ। भाई एक्सीलरेशन फोर्स बाई एम होता है ना। तो ये बता फॉर यूनिट मास ए और एफ एक तरीके से न्यूमेरिकली तो इक्वल ही हुए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ बेटा मैं। मतलब जिस टाइप का एक्सेलरेशन है वैसे ही फोर्स हो गया एक तरीके से जो है। नहीं है बताओ जो है, यूनिट मास के लिए न्यूमेरिकली देखोगे तो दोनों एक जैसे ही होंगे। तो अगर कहीं पे तुम्हें फोर्स इस नेचर का दिया हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल में जो है, अगर तुम्हें कहीं पे फोर्स इस नेचर का दिया हो F इक्वल टू C1 माइनस C2x, तो भी ऑलमोस्ट सेम फिजिक्स लगेगी, ये कह रहा हूं मैं। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा जो है, कि जिस नेचर का फोर्स होगा उसी नेचर का एक्सीलरेशन होगा ना। ठीक, क्योंकि यूनिट मास के लिए न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं बेटा जो है। तो अगर तुम्हें फोर्स इस टाइप का दिया हो तो भी सेम ही रहेगा कह लो जो है, मतलब फिजिक्स सेम लगेगी जो है। तो खैर दोबारा से हम लौटते हैं एक्सीलरेशन पे, या चलो फोर्स से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा जो है, फोर्स में एक तो कांस्टेंट फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कांस्टेंट फोर्स C1 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बताओ ये क्लियर है या नहीं है। ये हो गया। एक इसका दूसरा पार्ट है, फोर्स का एक दूसरा पार्ट है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है और प्रोपोर्शनल टू एक्स है। बताओ ये फोर्स का नेचर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ बेटा जी। फोर्स का नेचर पहले अच्छी तरीके से समझ लो। एक तो कांस्टेंट फोर्स है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है, और दूसरा फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है जो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो क्या होगा बेटा जो है, जैसे ना मान लो ये एक्स इक्वल टू 0 पे था, हाँ, तो यहां को तो एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगना है। अब देखो यहां आया, तो ये तो 10 न्यूटन ही रहा, लेकिन इधर को पता लगा 6 न्यूटन हो गया कुछ, फिर और आगे गया तो 10 न्यूटन है, लेकिन अब ये पता लगा 9 न्यूटन हो गया। समझते रहना बेटा जो है। और आगे गया तो ये 10 न्यूटन है,
और ये भी 10 न्यूटन हो गया। बता यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। फोर्स का नेचर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ जो है। 10 न्यूटन तो कांस्टेंट है नहीं है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जा रहा है। पहले 6 था, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, ये कह लो जो है, यहां तक था। अब एक बात बताओ कि मान लो मैं इसको ए पोजीशन कहता हूं, इसको बी पोजीशन कहता हूं, ए से बी तक नेट फोर्स वो पॉजिटिव एक्स में था। बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ। जैसे तुम एक बात बताओ ना, यहाँ पे नेट फोर्स प्लस 10 न्यूटन था, देख बेटा जो है, यहाँ पे नेट फोर्स प्लस 10 न्यूटन था, यहाँ पे नेट फोर्स प्लस 4 न्यूटन था, यहाँ पे नेट फोर्स प्लस 1 न्यूटन रह गया, और यहाँ पे नेट फोर्स 0 आ गया। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बेटा जो है। ए से लेके बी तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है उज्जवल। जल्दीबाजी का तू जानता ही है कि मैं काम नहीं करता हूँ जो है उज्जवल। तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, जल्दीबाजी का काम मेरे को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। ये बताइए तेरे समझ में आया कि नहीं आया कि ए से लेके बी तक जो नेट फोर्स था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, वो एक अलग बात है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। जैसे पहले 10 था, फिर 4 रह गया, फिर 1 रह गया, फिर 0 हो गया, ये कह लो। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी सेम नेचर का होगा। अच्छा ये बताओ, जब तक एक्सीलरेशन होगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बेटा, ध्यान रखना जो है। ये बताओ, ए से बी तक जो था, ए टू बी, इसका जो एक्सीलरेशन था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ऑल्दो डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग? बताओ। जैसे तू एक बात बताओ उज्जवल, मैंने आज तेरे को 100 रुपए दिए, कल तू फिर आ गया मेरे पास, सर आज भी दे दो मेरे को कुछ। कल मैंने तेरे को 90 रुपए दिए, फिर आ गया तो तूने कहा ये तो मजे आ रहे हैं बिल्कुल जो है, हैं? जब रोज सर के पास जाओ, रोज सर कुछ दे रहे हैं जो है, मैंने कहा ले आज तू 80 रुपए दे जो है। तो देख मैं तेरे को जो रुपए दे रहा हूँ वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन तेरे पास अमाउंट तो बढ़ता जा रहा है ना। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बता जो है। मैंने आज तेरे को 100 रुपए दिए, कल मैंने कम दिए, 90 दिए, फिर 80 दिए, फिर 70 दिए, लेकिन अगर तू देखेगा तो तेरे पास अमाउंट तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बताओ जो है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जो है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ऑल्दो डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? ये बताओ जो है, ये बताओ बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बेटा, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जो है। बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, ठीक। तो इसका मतलब बी पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। अब चलते हैं बी ऑनवर्ड्स। अभी तो केवल बी पे ही थोड़ी रुकेगा बेटा जो है, बी। ये देखो कितनी कभी कभी ना घंटी इतने सही टाइम पे बजती है, क्या बताऊं मैं तुम्हें जो है। जैसे तुमने देखा होगा ना, जैसे पिक्चर अगर तुम बनाते हो बेटा, मेरे को स्टोरी लिखने का भी शौक है, तुम्हें मालूम नहीं है जो है। स्टोरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरवल कहाँ पे होता है जो है। समझ गए ना, पॉपकॉर्न वगैरह खाने तुम कब जाते हो, इंटरवल बिल्कुल इतने सही टाइम पे होना चाहिए कि तुम्हें क्यूरियोसिटी रही, अरे यार इंटरवल के बाद क्या होगा जो है। तो आज बिल्कुल घंटी सही जगह पे बनी है जो है।
ठीक, तो अब बी ऑनवर्ड्स क्या होगा ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में बेटा जो है, ठीक है। तो बी ऑनवर्ड्स कहानी क्या होगी इसके लिए तुम देखो कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके एंडी, यस गोपी तू समझदार है बेटा, तू जो है जरूर मेरा नाम करेगा जो है फरीदाबाद में जो है ना, तू आज से 2 साल बाद झंडे गाड़ेगा जो है, समझ गया, मेरे को लगता है तू फरीदाबाद में जाके झंडे गाड़ेगा जो है, कि सर का जो है नाम करेगा बेटा तू जो है। ओके बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।